हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। एक इंट्रोडक्शन के रूप में मैं आपके सामने आज एक ऐसे टॉपिक की बात कर रही हूँ जिसको समझना और जानना बहुत ही ज़रूरी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आजकल के चल रहे ट्रेंड के हिसाब से भी। वैसे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, लेकिन यदि आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं, यदि हमारे वीडियोस के साथ बने हुए हैं, हमारे कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ रहे हैं, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिएगा। यदि आप शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने हुए हैं तो ये टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए कि यात्रा में। स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में, और चलते हैं आगे की क्लास के लिए। देखिए, सबसे पहले कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट क्या कहता है। कंसेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट होता क्या है, यानी बचत होती क्या है, विनियोग होता क्या है। तो जनरली जब हम अपनी बचत की गई राशि को किसी उपक्रम में लगा देते हैं, उपक्रम से मतलब या तो किसी बिजनेस में लगा दें या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पे या किसी सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या किसी इंस्टीट्यूशन में हम इन्वेस्ट कर दें, या तो पूंजी के हिसाब से यानी कैपिटल के हिसाब से या फिर लोन के हिसाब से ऋण के रूप में उपलब्ध करा दें, तो यही बचत विनियोग कहलाती है, यानी यही हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जो व्यक्ति अपनी बचतों का विनियोग करता है वो विनियोजक या निवेशकर्ता कहलाता है। देखिए, जो भी व्यक्ति अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करता है वो इन्वेस्टर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ये टर्मिनोलॉजी मैं आपको साथ साथ में क्लियर करती जा रही हूँ। विनियोग के बदले में जो प्रमाण पत्र मिलता है, यानी विनियोगकर्ता या इन्वेस्टर को जो भी सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट एग्जैक्टली सिक्योरिटी कहलाती है। आपने स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सुना होगा, देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा। ये सभी सिक्योरिटीज़ कहलाती है। जब भी कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में, किसी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट करता है तो उसके अगेंस्ट में उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट ही सिक्योरिटी कहलाती है। और सिक्योरिटी किस रूप में होती है? देखिए, शेयर के रूप में हो सकती है, डिबेंचर्स के रूप में, बॉन्ड्स के रूप में, गवर्नमेंट लोन के रूप में, या कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के रूप में हो सकती है। सामान्यतः यह जो प्रतिभूतियाँ होती है, यानी ये जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, किसी कंपनी द्वारा इशू कर सकते हैं, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी इशू कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जिस भी संस्था में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर उस संस्था द्वारा ये सिक्योरिटीज़ या प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये तो हमने बात की है एक जनरल कंसेप्ट की, जो कि इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर के रूप में होता है। आगे बात करते हैं इसके संबंध में। देखिए, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दो तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस यानी उद्देश्य के अनुसार बात करें तो उद्देश्य के अनुसार दो तरह के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। पहला लॉन्ग टर्म या फिक्स इन्वेस्टमेंट, या दूसरा शॉर्ट टर्म एंड वेरिएबल इन्वेस्टमेंट। देखिए, होता क्या है, बात करते हैं सबसे पहले दीर्घकालीन या स्थिर विनियोग, लॉन्ग टर्म या फिक्स इन्वेस्टमेंट पर। देखिए, लॉन्ग टर्म या फिक्स इन्वेस्टमेंट वो होते हैं जो कि सामान्यतः यानी जनरली आय कमाने या कंपनी पर नियंत्रण करने या संपत्ति निर्माण करने के उद्देश्य से किया जाता है। यानी हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करके आप उसको कंटिन्यूस इस पर इनकम होती रहती है। यानी लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो सकते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करिए, भूल जाइए, आपको पर ईयर इनकम होती रहेगी, पर ईयर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। नाउ शॉर्ट टर्म या वेरिएबल इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, इसकी बात करते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म या वेरिएबल इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जो कि थोड़े समय के लिए किए जाते हैं। और ये थोड़े समय के लिए क्यों किए जाते हैं? मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं उन फ्लक्चुएशन का लाभ कमाने के लिए किए जाते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट्स में आप देखते हैं कंटिन्यूस एक दिन रेट बढ़ता है, एक दिन रेट घटता है। यानी जब रेट बढ़ रहा है तब हमने अपने सिक्योरिटीज़ को बेच दिया और लाभ कमा लिया। जब रेट घट रहे हैं तब हमने सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर लिया, क्योंकि कम रेट में हमने सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर लिया। जब भी उन सिक्योरिटीज़ की रेट बढ़ेगी उन सिक्योरिटीज़ को बेचकर हम लाभ कमा पाएंगे। तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट केवल और केवल मार्केट के फ्लक्चुएशंस का फ़ायदा उठाने के लिए किए जाते हैं, थोड़े समय के लिए।
नाउ गाइस बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान से समझिएगा, आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इन्हीं बेसिस पर ही आने वाले हैं। देखिए, इनकम के आधार पर हम दो तरह से बांट सकते हैं इन्वेस्टमेंट को। पहला फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट और दूसरा वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट। देखिए, फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं पहले। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसके संबंध में फिक्स्ड आय होती रहती है, एक स्थिर दर से, एक फिक्स्ड रेट से इनकम मिलती रहती है, ये सारे इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। तो गाइज आपको कुछ याद आ रहा होगा, यदि हम बात करें फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट की, तो अभी अभी हमने डिबेंचर्स को पढ़ा था। तो यहाँ डिबेंचर से रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं वो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट होते हैं। क्यों इसे फिक्स इन्वेस्टमेंट कहा गया है, फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट कहा गया है? क्योंकि इन पर एक निर्धारित दर से, एक निश्चित प्रतिशत से ब्याज हर साल मिलता रहता है। यानी यहाँ पर इनकम वेरिएट नहीं करती है, एक फिक्स रेट से इनकम आपको होती ही रहती है यदि आपने डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है। नाउ गाइस बात करते हैं वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट की। अब आप अच्छे से समझ रहे होंगे वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट क्या है। जिस पर इनकम फ्लक्चुएट करती है, वेरी करती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। तो ऐसे कौन से सिक्योरिटीज़ हो सकती है जिन पर इनकम परिवर्तित हो सकती है? यस, इट इज़ शेयर। यानी जब हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर लाभांश की दर, क्योंकि शेयर के अगेंस्ट में, यदि आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट में डिविडेंड मिलता है और डिविडेंड की रेट हर साल बदलती रहती है। डिविडेंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। तो प्रॉफिट जो अर्न किया जाता है उसी के आधार पर डिविडेंड मिलता है। तो ये डिविडेंड की रेट कंपनी हर साल घटाती, बढ़ाती या वेरिएट करती रहती है, इसीलिए इसे वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो गाइज आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा हमारी ये डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस एंड ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम। आगे चलते हैं, कुछ नए पॉइंट्स के साथ मैं आपको बात करना चाहूँगी और ये पॉइंट्स टू बी रिमेंबर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर बात करेंगे, तब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इन सभी कंसेप्चुअल पॉइंट्स को आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इनकी बात पहले कर लेते हैं। देखिए, जो भी प्रतिभूतियां निर्गमित की जाती है उन पर लाभांश दिया जाता है जो कि पूंजी के लिए निर्गमित की जा रही है, ये बात आप समझ ही रहे होंगे। और जबकि ऋण के लिए ऋण के लिए जारी की जाती प्रतिभूतियों पर ब्याज दिया जाता है, यानी डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट मिलेगा। और शेयर्स जो कि कैपिटल के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं, कैपिटल बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं, उन पर लाभांश दिया जाता है। ब्याज हमेशा एक निश्चित दर से दिया जाता है। आपको पता है कि जब भी हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज ही डिसाइड कर लिया जाता है। 12% डिबेंचर्स, इट मीन्स 12% की दर से हर वर्ष ब्याज मिलता रहेगा यदि कंपनी को प्रॉफिट है या नहीं है। लेकिन जब लाभांश की दर हमेशा बदलती रहती है, शून्य भी हो सकती है, यह कंपनी के संचालकों के मत पर निर्भर करता है। यानी ये डिविडेंड प्रॉफिट पर बेस्ड होता है। प्रॉफिट यदि ज़ीरो है तो कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, यदि प्रॉफिट ज़्यादा है तो डिविडेंड की रेट भी ज़्यादा होगी। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। देखिए, प्रतिभूतियां या तो सीधे निर्गमित की जाने वाली संस्था से क्रय की जा सकती है, यानी ये जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो डायरेक्ट कंपनी से आप क्रय कर सकते हैं। यानी कंपनी अपना आईपीओ निकालती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ निकालती है और उससे आप अपने सिक्योरिटीज़ को, शेयर्स को या डिबेंचर्स को परचेज कर सकते हैं। या फिर आप एक निर्धारित मान्यता प्राप्त पूंजी बाजार से इसे परचेज कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त पूंजी बाजार यानी जो कि एक गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड कैपिटल मार्केट है, जो कि हमारे इंडिया में सेबी के रूप में प्रचलित है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ से भी व्यक्ति या विनियोगकर्ता या इन्वेस्टर अपने सिक्योरिटीज़ को परचेज कर सकता है या सेल कर सकता है। यानी यह या तो डायरेक्टली कंपनी से परचेज कर ले या फिर सेबी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से परचेज कर सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति संस्था से डायरेक्टली क्रय करता है तो इसे प्राइमरी इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। देखिए, यदि एग्जाम में प्राइमरी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो सिंपल सा 2 लाइन का उत्तर हमें देना है कि प्रतिभूतियां यदि सीधे निर्गमित की जाने वाली संस्था से क्रय की जा रही, यानी सिक्योरिटीज़ को इशूड कंपनी से ही क्रय किया जा रहा है, तो वो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट कहलाता है।
जबकि सिक्योरिटीज़ को कैपिटल मार्केट से परचेज किया जाता है तो इसे सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। इन बेसिक कंसेप्ट को आप एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और बात करते हैं प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय पूंजी बाजार के सदस्यों यानी जिन्हें ब्रोकर कहा जाता है, ब्रोकर से ही किया जाता है। यदि आप कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज़ का क्रय और विक्रय कर रहे हैं तो ये ब्रोकर्स के माध्यम से ही होगा। यानी ब्रोकर्स कौन होते हैं? एक मीडिएटर्स होते हैं जो कि सिक्योरिटीज़ के परचेज और सेल का काम करते हैं। वो एक मीडिएटर का काम करते हैं परचेज़र और सेलर के बीच में। इसके बदले में इन ब्रोकर्स को जो कमीशन दिया जाता है उसे ब्रोकरेज कमीशन, दलाली कहा जाता है, जो कि क्रय या विक्रय मूल्य पर देय होता है। देखिए, जो ब्रोकरेज मिलता है वो ब्रोकरेज हमेशा ब्रोकर सेल प्राइस पर या परचेज प्राइस पर सेलर से और परचेजर से ब्रोकरेज जरूर लेता है। देखिए, यदि क्रेता द्वारा दलाली दी जाती है, यदि क्रेता परचेजर ब्रोकरेज देता है तो वह क्रय की लागत का भाग होगा और इसे विनियोग की लागत में जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए हमने 1,00,000 रुपए की सिक्योरिटीज़ परचेज़ की है, शेयर परचेज़ किए हैं और इस 1,00,000 पर 10,000 का ब्रोकरेज हमने दिया है, तो परचेज़र द्वारा इस 10,000 को इस कोस्ट प्राइस में जोड़ा जाएगा। यानी अब इन सिक्योरिटीज़ की कोस्ट प्राइस होगी 1,10,000। लेकिन इसके उलट यदि विक्रेता यहाँ पर ब्रोकरेज देता है तो यह एक विक्रय व्यय होगा। विक्रेता यदि यहाँ पर ब्रोकरेज दे रहा है तो ये एक तरह से सेलिंग एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट होगा और इसे विक्रय मूल्य में से घटा दिया जाएगा। मान लीजिए 1,10,000 में मैंने अपने शेयर्स बेचे हैं और उसमें 10,000 की दलाली शामिल है, तो ऐसी स्थिति में ये 10,000 की दलाली यहाँ पर माइनस कर दी जाएगी, विक्रय मूल्य में से घटा दिया जाएगा और फाइनली जो हमारा विक्रय मूल्य होगा वो 1,00,000 रुपये ही होगा। प्रतिभूतियों को क्रेता जब अपने नाम में हस्तांतरण करवाता है तो उसे हस्तांतरण शुल्क भी देना पड़ता है। मान लीजिए ए व्यक्ति द्वारा बी व्यक्ति से सिक्योरिटीज़ परचेज की गई है। नाउ अभी तक जो सिक्योरिटीज़ है वो बी के नाम पर है, अब ए ने परचेज कर ली है तो ए इसे अपने नाम पर करवाएगा। तो यहाँ पर जब नाम का हस्तांतरण करवाया जाता है तो कुछ ट्रांसफ़र फीस या स्टाम्प ड्यूटी भी देनी होती है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन करते समय ये सारे टर्म्स आपके सामने आने वाले हैं और इन टर्म्स का क्या ट्रीटमेंट करना ये मैं आपको साथ ही में बता रही हूँ। यदि इस तरह की ट्रांसफ़र फीस या स्टाम्प ड्यूटी दी गई है तो उसे भी लागत का भाग माना जाएगा और इसे कोस्ट में जोड़ दिया जाएगा। यानी कोस्ट प्लस ट्रांसफ़र फीस प्लस स्टाम्प ड्यूटी प्लस ब्रोकरेज, ऐसे करके ही कोस्ट क्रिएट होगी किसी भी सिक्योरिटी की परचेज़र के लिए। नाउ अब थोड़ा सा इंटरेस्ट यहाँ पर बनता है जो कि है कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का। देखिए, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट की बात हम डिबेंचर्स के चैप्टर में भी कर चुके हैं। तो डिबेंचर्स के चैप्टर में जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि कम इंटरेस्ट क्या होता है और एक्स इंटरेस्ट क्या होता है। कम इंटरेस्ट से मेरा मतलब वो है जहाँ पर हम सिक्योरिटीज़ को इंटरेस्ट के साथ परचेज करते हैं और एक्स इंटरेस्ट से मेरा मतलब वो है जहाँ पर हम सिक्योरिटीज़ को ब्याज के बिना ही परचेज कर रहे हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन साइलेंट है इस मामले में तो आपको मान कर चलना है कि आपका प्रश्न कम इंटरेस्ट का ही है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, यदि क्वेश्चन साइलेंट है कि सिक्योरिटीज़ का सेल परचेज कम इंटरेस्ट हुआ है या एक्स इंटरेस्ट हुआ है तो आप मान कर चलिए कि आपकी सिक्योरिटीज़ कम इंटरेस्ट ही बेची गई है। तो गाइज़, इस तरह से कुछ और पॉइंट्स हमारे पास हैं, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं। यदि प्रतिभूतियों का विक्रय ब्याज सहित हुआ है यानी कम इंटरेस्ट हुआ है तो क्रय तिथि तक का ब्याज क्रय विक्रय मूल्य में जुड़ा हुआ है। यानी क्रेता ना तो कोई ब्याज अलग से देगा और ना ही विक्रेता इसे प्राप्त करेगा। देखिए, कम इंटरेस्ट में ऐसा ही होता है, यदि कोस्ट प्राइस यानी जो भी सेल परचेज प्राइस डिसाइड हुई है वो कम इंटरेस्ट डिसाइड हुई है, इसका मतलब सिंपली यही है कि वो कंसिडरेशन वाली प्राइस कम इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट के साथ ही है। तो ऐसी कंडीशन में ना तो कोई क्रेता ब्याज का भुगतान करेगा और ना ही विक्रेता कोई ब्याज प्राप्त करेगा, क्योंकि जो प्राइस डिसाइड हुई है, जो परचेज प्राइस या सेल प्राइस डिसाइड हुई है उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए अब इंटरेस्ट का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। बट
यदि कोई प्राइस एक्स इंटरेस्ट है, यदि यहाँ पर परचेज प्राइस या सेल प्राइस एक्स इंटरेस्ट डिसाइड हुई है, यानी इसमें ब्याज का भुगतान नहीं है, ब्याज जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्रेता को क्रय मूल्य के साथ साथ क्रय तिथि तक का ब्याज भी देना होगा और विक्रेता इसे वसूल भी करेगा। देखिए गाइस, एक्चुअल में होता क्या है, जब भी कोई कंपनी इंटरेस्ट देती है या डिविडेंड देती है तो वह उसी व्यक्ति को देगी उस समय जिसके पास ये सिक्योरिटीज़ है। मान लीजिए ए से बी ने वो सिक्योरिटी परचेज कर ली, तो अब एट द टाइम ऑफ द डिविडेंड और एट द टाइम ऑफ द इंटरेस्ट वो सिक्योरिटी बी के पास है, तो यहाँ पर कंपनी बी को ही वो डिविडेंड या इंटरेस्ट देगी। इसीलिए जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन के समय आपस में इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट कर लिया जाता है। ए अपने बेचने की तिथि तक का सारा ब्याज बी से वसूल लेगा, क्योंकि बी को तो पूरे 12 महीने का ब्याज मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए 7 महीने बाद ए ने बी को ये सिक्योरिटी बेच दी, तो ए की ये ड्यूटी रहेगी, ए ये चाहेगा कि 7 महीने का ब्याज भी ए को मिल जाए, यानी कॉस्ट प्राइस के साथ साथ वो ब्याज भी वसूल लेगा। ऐसी स्थिति में यदि बी को 12 महीने का ब्याज मिलता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 7 महीने का ब्याज तो वह ए को ऑलरेडी दे चुका है। रिमेनिंग 5 महीने की सिक्योरिटीज़ जो उसके पास रही है उसके लिए उसे इंटरेस्ट या डिविडेंड का भुगतान हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इन सभी बातों को। नाउ यदि विनियोगकर्ता प्रतिभूतियों में व्यवहार करता है तो विनियोग उसके लिए हमेशा व्यापारिक स्टॉक माना जाता है। इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि जनरली छोटे क्वेश्चंस में पूछी जाती है, पार्ट ए के लिए हमेशा आपको तैयार रखनी है। यदि कोई व्यक्ति है जो कि सिक्योरिटीज़ में ही डील करता है, यानी उसको सिक्योरिटीज़ एज डीलिंग आइटम है, तो ऐसी स्थिति में उसका सारा अकाउंटिंग समायोजन लेखा मानक 2 के अनुसार किया जाएगा। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति कार्स में ट्रेड करता है तो वो कार्स उसके लिए स्टॉक माना जाता है और इसे लेखा मानक यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अनुसार ही व्यवहार किया जाता है, सारे एडजस्टमेंट किए जाते हैं, अकाउंटिंग फॉर इन्वेंटरीज के अनुसार ही किया जाता है। लेकिन यदि कार उसकी संपत्ति के रूप में है तो उसे संपत्ति की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसी तरह से यदि सिक्योरिटीज़ की बात की जा रही है, यदि कोई कंपनी, यदि कोई व्यक्ति सिक्योरिटीज़ में ही डील कर रहा है तो ऐसी कंपनी के लिए ये सिक्योरिटीज़ स्टॉक के रूप में कार्य करेगी, व्यापारिक स्टॉक माना जाएगा और इसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अनुसार यानी अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, यानी स्टॉक में डील नहीं कर रहा है, केवल इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही सिक्योरिटीज़ परचेज या सेल कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में लेखा मानक 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट लागू होगा। यही आपको आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में ध्यान में देना होगा। हम जो भी काम करेंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अनुसार कार्य करेंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सिक्योरिटीज़ में ही डील कर रहा है तो इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एप्लीकेबल हो जाएगा, जिसके अनुसार हमें काम नहीं करना है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अनुसार यानी हम उन्हीं कंपनीज़ को यहाँ पर कंसीडर करेंगे जो कि केवल इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए सिक्योरिटीज़ का परचेज करती है या सेल करती है। तो इन सभी स्थितियों को आप ध्यान में रखते हुए अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते जाएंगे। तो गाइज़, ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं जो कि आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी होगी। इन सभी बातों को एक बार ध्यान से पढ़िए, समझिए और फाइनली पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस। और हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें और साथ ही हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। थैंक यू गाइस हमारे चैनल को पसंद करने के लिए। थैंक यू सो मच।